हेलो प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 1 संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। प्रश्नावली वाइज अगर आप सोल्यूशन चाहते हैं तो उनके वीडियो भी आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। और प्रश्नावली से संबंधित प्रश्नों का सॉल्यूशन करने से पहले आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, कौन कौन से बेसिक बातें हैं जो इस चैप्टर से संबंधित है, वो सभी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए और उसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। हम इस एक ही वीडियो में अध्याय 1 से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर सिस्टम का हमारा पहला टॉपिक है संख्याओं के बारे में जानकारी। संख्याएं या नंबर सिस्टम में संख्या किस प्रकार की होती है, कितने प्रकार के संख्याएं होती है, वो सारी बातें आपको पहले टॉपिक के अंतर्गत क्लियर करवाएंगे। तो हमारा पहला पॉइंट है संख्याओं का पहला प्रकार प्राकृत संख्याएं अर्थात नेचुरल नंबर्स। क्या होते हैं ये? तो इसकी डेफिनेशन है वे सभी संख्याएं जो प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को गिनने में काम में ली जाती है। वे सभी संख्याएं जो प्रकृति में मौजूद जो भी वस्तुएं हैं उनको गिनने में काम में आती है, प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इन्हें प्राकृतिक संख्याएं भी कहा जाता है। ये 1 से शुरू होकर अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं एक ही बात है और ये संख्याएं हमेशा 1 से शुरू होती है और अनंत तक चलती है। जब भी हम किन्हीं संख्याओं को गिनते हैं, काउंट करते हैं, तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ये प्रकृति में मौजूद वस्तुओं को गिनने के काम में आती है। आई होप आपको समझ में आया है। तो प्राकृत संख्याएं क्या होगी? इन्हें n से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये संख्याएं होती है 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन डैश 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 लास्ट में अनंत तक। ये अनंत का सिंबल है, अनंत तक ये संख्याएं चलती है। ओके, अब दूसरा प्रकार है संख्याओं का पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर्स। पूर्ण संख्याएं क्या होती है बच्चों? प्राकृत संख्याओं के आगे अगला जो प्रकार है वो पूर्ण संख्याएं होती है और इसमें क्या होता है, प्राकृत संख्याओं के समूह में शून्य अर्थात 0 को शामिल कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ये 0 से शुरू होकर अनंत तक होती है, यानी ज्यादा कुछ नहीं है। प्राकृत संख्याएं जो है हमारी नेचुरल नंबर्स है, उनमें 0 नहीं था, शून्य नहीं था, बस उसको 0 को शामिल कर लीजिए, तब ये संख्याएं क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं बेसिकली क्या होती है? प्राकृत संख्याओं को अगर हम 0 के साथ ऐड कर दें तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती है, या यूं कहें कि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल कर लें तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण संख्याएं क्या होगी? जिसे W से लिखा जाता है 0 प्लस प्राकृत संख्याएं। 0 के साथ प्राकृत संख्याएं ऐड कर दो, यानी पूर्ण संख्याएं क्या हो जाएगी? 0 1 2 3 4 5 6 डैश 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 अनंत तक। ओके, और याद रखना सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है परंतु विलोम सत्य नहीं है। इस बात का मतलब समझिए, जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं, प्राकृत संख्याएं ये वाली, ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, यानी पूर्ण संख्याओं के अंदर भी ये आती है। प्राकृत संख्याएं के सारी संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याओं में शामिल है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। विलोम यानी कि पूर्ण संख्याएं जो है वो प्राकृत संख्याएं नहीं होती है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत नहीं होती है, जबकि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण होती है। ये आपको एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। 0 इसमें तो नहीं है, लेकिन ये वाली सारी संख्याएं इधर है, ये सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, वो पूर्ण संख्याओं में शामिल है। ठीक है, तो आपको अभी प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, ये 2 प्रकार की संख्याएं आपको समझ में आ गई है। हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगला प्रकार करते हैं। संख्याओं का अगला प्रकार है पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स क्या होते हैं ये? तो पूर्ण संख्याओं के समूह के साथ इनकी ऋणात्मक संख्याएं शामिल करने से प्राप्त संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। जो पूर्ण संख्याएं थी 0 1 2 3 4 5, उनके साथ अगर हम ऋणात्मक संख्याएं शामिल कर लें तो उनसे क्या बन जाती है? पूर्णांक संख्याएं बन जाती है। ओके, अब ये पूर्णांक संख्याओं के अलग अलग प्रकार हैं। कितने प्रकार की होती है पूर्णांक संख्याएं, इनको हम कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं वो समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्याओं के 3 प्रकार होते हैं बच्चों। कौन कौन से? पहला धन पूर्णांक संख्याएं, दूसरा ऋण पूर्णांक संख्याएं और तीसरा शून्य पूर्णांक संख्याएं।
धन पूर्णांक संख्याएं, ऋण पूर्णांक संख्याएं और शून्य पूर्णांक संख्याएं। देखो धन पूर्णांक संख्याएं कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 और डैश डैश अनंत तक। यानी जो प्राकृत संख्याएं होती है ना, वही क्या होती है, धन पूर्णांक संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं भी 1 से शुरू होती है, धन पूर्णांक संख्याएं भी 1 से शुरू होती है। दूसरा है ऋण पूर्णांक संख्याएं। जो धन पूर्णांक संख्याएं हैं वो तो प्लस वाली संख्याएं हैं, और ऋण वाली में माइनस लग गया, -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करते करते ये भी माइनस अनंत तक जाएगी। और तीसरा प्रकार है शून्य पूर्णांक संख्या। इसमें केवल एक संख्या शामिल होती है, शून्य, 0। तो पूर्णांक संख्याओं को 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। धन पूर्णांक संख्याएं जो 1 2 3 4 5 6 7 होती है, ऋण पूर्णांक संख्याएं माइनस वाली संख्याएं -1 -2 -3 इस तरह से, और शून्य पूर्णांक में केवल 0 होता है शामिल। अगर हम पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इनको हम संख्या रेखा के आधार पर देखें तो ये कुछ संख्याएं हैं जिनमें हम बीच में 0 लिख रहे हैं, और इधर इस वाली साइड भी संख्याएं हैं, इधर भी माइनस वाली संख्याएं हैं। तो 0 के इस तरफ ये वाला जो पार्ट है 1 2 3 4 5, ये आपको पता लग गया होगा, ये धन पूर्णांक संख्याएं हैं। और बीच में 0 है, ये क्या है, शून्य पूर्णांक है। 0 के इस तरफ ये क्या है, ऋण पूर्णांक है। याद रखना 0 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे संख्याओं का जो मान है वो बढ़ता जाता है। 0 से बड़ा 1 है, 1 से बड़ा 2 है, 2 से बड़ा 3 है, यानी ये संख्या बढ़ते क्रम में है। और पीछे आएंगे, कहीं से भी पीछे आ जाओ, पीछे की तरफ जब आएंगे ना तो क्या होगा, संख्याओं के मान घटेंगे। यानी अगर इधर से वापस आएंगे, दाईं तरफ से बाईं तरफ की ओर आएंगे, ये वाला साइड दायां सिरा होता है, दाईं साइड है, उससे हम बाईं साइड की तरफ आएंगे तो संख्याओं के मान घटेंगे। और बाईं तरफ से हम दाईं तरफ की ओर जाएंगे तो क्या होगा, दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, हमारा संख्याओं का जो मान है वो बढ़ेगा। 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, 3 से बड़ा 4 होता है। ये आपको छोटी कक्षाओं में भी बताया गया होगा। अब इन 3 प्रकार की संख्याओं में देखो, सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ा, फिर हमने पूर्ण संख्याएं पढ़ी, और अब हम पूर्णांक संख्याएं पढ़ चुके हैं। तीनों से संबंधित आपको समझना है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। जो भी प्राकृत संख्याएं है ना वो पूर्णांक होगी। देखो ये प्राकृत संख्याएं, ये पूर्णांक तो है, लेकिन इसका विलोम नहीं होगा, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं वो प्राकृत नहीं होती। दूसरा है सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, ये वाली सारी संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में शामिल है, लेकिन ये सारी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में शामिल नहीं है। ओके, आपने पूर्णांक संख्याएं यानी इंटीजर्स के बारे में अब पढ़ लिया है। अब हम संख्याओं का अगला प्रकार देखते हैं। संख्याओं का अगला प्रकार है परिमेय संख्याएं अर्थात रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये वे सभी संख्याएं जिन्हें p बटा q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p व q पूर्णांक है तथा q नॉट इक्वल टू 0 है, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ऐसी सभी संख्याएं बच्चों जिन्हें हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, यानी p और q के बटा, ये अंश है ये हर है, p बटा q के रूप में हम लिख सकते हैं, वो सारी की सारी संख्याएं क्या कहलाएगी, परिमेय संख्याएं कहलाएगी। परंतु शर्त यह है कि p और q जो है वो पूर्णांक होने चाहिए और q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें हम बटा के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p व q पूर्णांक होने चाहिए और q एक 0 नहीं होना चाहिए, q 0 नहीं होना चाहिए, q का मान 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है पूर्णांक संख्याओं में। ओके, अब इससे संबंधित हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। देखो परिमेय संख्याओं में एक ये 3/7 है, ये भी एक परिमेय संख्या बटा के रूप में है। 5/9 हो गया, 2/4 हो गया, 3.5 हो गया। अब 3.5 भी एक परिमेय संख्या है, आगे बात करेंगे पॉइंट वाली संख्याएं परिमेय क्यों होती है। 0.37 0.37 ये भी एक परिमेय संख्या है। 8 भी एक परिमेय संख्या है, 0 भी एक परिमेय संख्या है, 3 भी एक परिमेय संख्या है, -3/7 ये भी एक परिमेय संख्या है, -5/11 ये भी एक परिमेय संख्या है, और -2 ये भी एक परिमेय संख्या है। काफी सारे मैंने उदाहरण बता दिए, ये सारे के सारे क्या है, परिमेय संख्याएं। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, चाहे वो संख्या धन पूर्णांक है, चाहे वो ऋण पूर्णांक है, चाहे वो शून्य है, वो सारे के सारे नंबर तो परिमेय संख्याओं में काउंट होंगे ही होंगे, परंतु जो बटे वाली संख्याएं हैं वो भी अपने इसमें काउंट हो जाएगी परिमेय संख्याओं के अंतर्गत, इनके अंतर्गत ही इनको मानेंगे। पॉइंटों वाली संख्याएं हैं वो भी इन्हीं में आएगी।
इनके आगे हम डिटेल में और पढ़ेंगे, लेकिन एक बार आप ये चीजें ध्यान दे लो। अब देखो, आपके दिमाग में ये बात नहीं आई होगी कि ये दशमलव वाली जो संख्या 3.5 है, 0.37 है, या 8 है, या 0 है, या -2 है, ये बटे के रूप में तो है नहीं, तो इनको हम परिमेय क्यों माने? क्या ये बटे के रूप में लिखी जा सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, इनको हम बटे के रूप में P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे 0 एक परिमेय संख्या है, 0 एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि 0 को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1। 0 के बटा में कोई भी एक संख्या लिखी जा सकती है, 0/1। चाहे तो हम 0 को 0/5 भी लिख सकते हैं, उत्तर तो इसका भी 0 ही आएगा। या हम 0 को 0/12 लिख सकते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। 0 के बटा में रहेगा वो 0 ही। 0 में किसी भी संख्या का भाग दे लीजिए, उत्तर 0 ही आएगा। दूसरा है 5 एक परिमेय संख्या है। हमने यहाँ लिखा है 8 एक परिमेय संख्या है, तो 5 भी एक परिमेय संख्या मान सकते हैं। इसको हम समझें ये 5 एक परिमेय संख्या क्यों है, तो 5 का तात्पर्य क्या होता है? 5 के बटा में हमेशा एक संख्या होती है 1। किसी भी संख्या के बटा में 1 तो होता ही होता है, ठीक है। तो 5 एक परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि हम 5 को P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला है पॉइंट वाला संख्या 2.3। 2.3 भी एक परिमेय संख्या है, दशमलव वाली संख्या। इसको क्यों माना? क्योंकि जो 2.3 है ना, वो हमारा क्या है, पॉइंट हटाएंगे, दशमलव हटाएंगे तो बटा में 10 लग जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 23/10। तो 23/10 भी एक परिमेय संख्या का ही रूप है, P/Q की फॉर्म में लिखा गया। ओके, तो परिमेय संख्याएं चाहे वह धन पूर्णांक है, चाहे वो ऋण पूर्णांक है, चाहे वो शून्य पूर्णांक है, या बटे में दिखने वाली संख्या है, या दशमलव में दिखने वाली संख्या है, सारी की सारी संख्याएं परिमेय होगी। परिमेय संख्या एक फिक्स वैल्यू देती है, ये भी याद रखना। अब आगे नोट, कुछ बातें ध्यान रखनी है आपने। सभी प्राकृत संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है, परंतु विलोम सत्य नहीं है। ये बात आपको बहुत इजीली आपको दिमाग में बिठा लेनी है। सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याएं करी, वो संख्याओं का सबसे छोटा रूप था, उसमें बहुत कम संख्याएं थी, हालांकि वो भी 1 से लेकर अनंत तक चली थी, 1 2 3 4 ऐसे करते करते अनंत तक थी, लेकिन फिर भी वो संख्याओं का सबसे छोटा रूप है। फिर उसमें हमने 0 को शामिल कर लिया था, वो पूर्ण संख्याएं थी। तो प्राकृत संख्याएं, ये परिमेय संख्याएं तो काफी बड़ा दायरा है। ये 4 नंबर पे जो पॉइंट है ना हमारा परिमेय संख्या, ये काफी मतलब काफी सारी संख्याएं हैं इसमें। इसी के अंदर पीछे वाली जो तीनों संख्याएं इसी में इंक्लूड हो गई, चाहे वह प्राकृत संख्याएं हैं, चाहे वो पूर्ण संख्याएं हैं, चाहे वह पूर्णांक संख्याएं हैं। तीनों ही क्या संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं होती है। प्राकृत संख्याएं भी परिमेय है, पूर्ण संख्याएं भी परिमेय है, और पूर्णांक संख्याएं वो भी परिमेय संख्याएं होती है। परंतु अगर इसका विलोम करेंगे तो वो सत्य नहीं होगा, क्योंकि परिमेय संख्याओं का दायरा काफी बड़ा है। इनमें बहुत सारी संख्याएं होती है जो बाकी वाली संख्याओं में नहीं होती। जैसे प्राकृत संख्याएं परिमेय है, परंतु इनका विलोम सत्य नहीं है, यानी कि परिमेय संख्याएं प्राकृत नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि परिमेय संख्याओं में तो 3/7 भी आता है, 3.5 भी आता है, -3/7 आता है। ये परिमेय संख्याएं तो है, परंतु क्या ये प्राकृत वालों में है? नहीं है, वहां पे प्राकृत वाली संख्याओं में नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हम इस कथन को लिखेंगे। तो हमारा चौथा जो प्रकार था संख्याओं का, परिमेय संख्याएं, वो हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला प्रकार है 5वां संख्याओं का अगला प्रकार, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है? परिमेय संख्याओं के अलावा जो भी संख्याएं होगी वो अपरिमेय संख्याओं में काउंट होगी। और इसकी परिभाषा है, वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उनको हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अगर इसके उदाहरण देखें तो जैसे √2, वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इसी तरह से 1.235 1 4 2 9 6 2 5 6 5 ऐसे करते करते ये डेश डेश आगे चल रहा है। आगे हमें संख्याओं का ये आगे हम पढ़ेंगे, दशमलव वाला प्रसार जब पढ़ेंगे तो ये किस प्रकार की संख्या है, तो तब आपको बताऊंगा मैं डिटेल में कि ये संख्याएं भी अपरिमेय होती है। ठीक है, और याद रखना, कोई भी प्राकृत संख्या हो, चाहे वो पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, या परिमेय संख्या हो, वो कोई भी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं या अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं अपरिमेय संख्याएं नहीं होती। ओके, अब आगे है अगला पॉइंट, छठा प्रकार, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स।
रियल नंबर्स क्या होते हैं? परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर वास्तविक संख्याएं बनती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। परिमेय और अपरिमेय, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों अगर मिल जाती है, दोनों को हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी परिमेय हमने पीछे पढ़ा, और ये वाली संख्याएं जिनको हम कहते हैं कि ये संख्याएं अपरिमेय है, इनका निश्चित मान नहीं होता, उन सभी संख्याओं को भी अगर हम शामिल कर लें तो वास्तविक संख्याओं का ग्रुप या समूह बन जाता है। तो याद रखना, प्रत्येक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, ये सारी संख्याएं किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, वास्तविक संख्याएं होती है ये। ओके, आई होप आपको अब तक मैंने संख्याओं के 6 प्रकार बताए, सभी 6 प्रकार आपको आराम से समझ में आ गए होंगे, बिना किसी परेशानी के आपने इन प्रकारों को समझ लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे संख्या चार्ट के बारे में। जो हमने अब तक पढ़ा उसको हम थोड़ा सा ध्यान से संख्या चार्ट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमने प्राकृत संख्याएं पढ़ी, फिर उसके बाद पूर्ण संख्याएं पढ़ी, फिर पूर्णांक संख्याएं, फिर हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी और अपरिमेय संख्याएं भी पढ़ी, और लास्ट में हमने वास्तविक संख्याएं पढ़ी। तो याद रखो, यहाँ मैंने हरे रंग का एक तीर का निशान दिखाया हुआ है। प्राकृत संख्याएं जो है वो पूर्ण संख्याएं में शामिल होती है, पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं में शामिल होती है, और पूर्णांक संख्याएं परिमेय संख्या में शामिल होती है, और परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याओं में शामिल होती है, और अपरिमेय संख्याएं अलग कैटेगरी है, ये भी आकर वास्तविक संख्या में शामिल हो जाती है। तो इसके दोनों तरफ मैंने कुछ सिंबल दिए हैं। तीर की दिशा ऊपर से नीचे में लिखे गए कथन सदैव सत्य होते हैं। तीर की दिशा अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो कथन सत्य होंगे, ऐसे आपके बुक में क्वेश्चन भी है। यानी अगर प्रश्न आ जाए कि सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय होती है, तो हम तीर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तीर की दिशा में नीचे आ रहे हैं, तो कथन सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती है, तो ये भी देखो, यहाँ प्राकृत संख्याएं, तीर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो वास्तविक संख्याएं होती है, सभी जो प्राकृत संख्याएं होती है वो वास्तविक संख्याएं होती है, कथन सत्य है। अगर हम उल्टा देखें, इधर मैंने लिखा है तीर की विपरीत दिशा नीचे से ऊपर में लिखे गए कथन सदैव असत्य होते हैं। जैसे लिखा आ जाए कि सभी परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है, तो परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्याएं यानी कि तीर की उल्टी दिशा में जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये कथन असत्य होगा। आई होप समझ में आ गया होगा। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं तीर की एक दिशा में है, और अपरिमेय संख्याएं अलग से आते हैं, ये भी परिमेय संख्याओं में शामिल हो जाती है। और ऊपर से नीचे आने पर कथन सत्य होगा, नीचे से ऊपर जाने पर कथन असत्य होगा। ओके, इसके बाद मैंने जितनी अब तक हमने संख्याएं करी है उनको एक चार्ट के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। देखो, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय जो होता है ना, उसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक लिखा होता है। और अब इसके बाद ये वाला जो मैंने पार्ट दिखाया है, ये वाला दूसरा जो घेरा बनाया है, इसके अंदर पूर्ण संख्याएं, जिसमें ये वाली तो शामिल है ही, उसके अलावा भी संख्याएं शामिल हो जाएगी, 0 को और शामिल कर लिया इसमें। ठीक है, ये हरे रंग का जो पार्ट दिख रहा है, ये वाली संख्याओं के अलावा 0 और इंक्लूड हो गया, तो ये पूर्ण संख्याएं बन गई। और अब उसके बाद अब हमने तीसरा प्रकार पढ़ा था पूर्णांक संख्याएं यानी जेड। तो इसमें मैंने जेड प्लस, प्लस का मतलब धन पूर्णांक, जेड माइनस यानी कि ऋण पूर्णांक, और जेड 0 यानी कि शून्य पूर्णांक, ये 3 अलग अलग पार्ट कर दिए। ये हो गई पूर्णांक संख्याएं। उसके बाद हमने परिमेय संख्याएं पढ़ी थी। तो परिमेय संख्याओं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती है। ये कुछ उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं। और इसके बाद वास्तविक संख्याओं का ये वाला घेरा, अंतिम घेरा जो है, सारी संख्याएं जिसमें शामिल हो रही है। वास्तविक संख्याओं में प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं सब शामिल हो गई। तो ये आ गई वास्तविक संख्याएं, जिनको हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। और इस वास्तविक संख्याओं के अलावा एक अलग से यहाँ घेरा बना के दिखाया हुआ है अपरिमेय संख्याओं का। ये इनमें शामिल नहीं है, ये अलग है, इनकी अपनी अलग कैटेगरी है। √2, √3, पाई, इस तरह की जो संख्याएं हैं वो शामिल हो गई इसमें। ओके, तो ये संख्याओं का एक चार्ट था जिनको आपने समझ लिया होगा। आगे चलते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वास्तविक संख्या रेखा यानी रियल नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम क्या चीजें दर्शा सकते हैं, वास्तविक संख्या को कैसे दर्शाते हैं, किस तरह की संख्याएं किस प्रकार प्रदर्शित की जा सकती है, वो सारी बातें हम इस टॉपिक के अंतर्गत समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसको। वास्तविक संख्या रेखा क्या होती है पहले ये समझ लेते हैं।
देखो बच्चों, वास्तविक संख्याओं को दर्शाने के लिए एक क्षैतिज रेखा खींचकर इस पर समान अंतराल पर पूर्णांक लिखे जाते हैं। इस रेखा पर शून्य के दाईं ओर धन पूर्णांक बढ़ते क्रम में, जबकि शून्य के बाईं ओर ऋण पूर्णांक घटते क्रम में लिखे जाते हैं। इस रेखा पर हम प्रत्येक वास्तविक संख्या, जिसे कि वास्तविक संख्याओं में आ जाती है प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या हो, चाहे पूर्णांक संख्याएं हो, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हो, इनको दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर हम प्रत्येक वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं। इसी कारण से इस रेखा को वास्तविक संख्या रेखा नाम दिया गया है। इसको वास्तविक संख्या रेखा कहा जाता है। वास्तविक संख्या रेखा पर प्रत्येक वास्तविक संख्या दर्शाई जा सकती है। ओके, अब आगे आपको यहां पर जैसा मैंने यहां लिखा, शून्य के हम दाईं ओर जाएंगे तो इधर धन पूर्णांक है, शून्य के दाईं ओर बाईं ओर ऋण पूर्णांक है। ये बढ़ते क्रम में है, ये घटते क्रम में है। तो अगर वास्तविक संख्या रेखा में समझे तो ये इधर तो है हमारे पास धन पूर्णांक, ये खुद हो गया शून्य पूर्णांक और इधर हो गया ऋण पूर्णांक। ओके, ये पॉइंट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या रेखा पर जो भी पॉइंट है उनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं वो हमें डिस्कस करनी है। तो उसके लिए देखो, पहला पॉइंट है वास्तविक संख्या रेखा के स्थान पर अधिकतर संख्या रेखा का नाम ही प्रयोग किया जाता है। हम वास्तविक संख्या रेखा न बोलकर कई बार संख्या रेखा ही बोल देते हैं। तो संख्या रेखा भी क्या है, वास्तव में वास्तविक संख्या रेखा ही होती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है वास्तविक संख्या का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या होता है। वास्तविक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु एक वास्तविक संख्या होती है। फिर आगे, वास्तविक संख्या रेखा पर बाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है, जबकि दाईं ओर जाने पर मान घटता है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। जब बाईं ओर जाएंगे, यानी कि यहां पर मैंने उल्टा लिख दिया, इसको सही कर लेते हैं। बाईं ओर जाने पर मान घटता है और दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता है। उल्टा लिखा हुआ है ये, इसको आप सेट कर लेना। देखिए बच्चों, ये पॉइंट था वास्तविक संख्या रेखा पर बाईं ओर जाने पर मान घटता जाता है, जबकि दाईं ओर जाने पर मान बढ़ता जाता है। इसको हम पिछले पेज पे चल के दोबारा समझते हैं। हम बाईं ओर जाएंगे, यानी हम बाईं, ये वाला जो पॉइंट है ना, इससे हम इस तरफ जाएंगे, बाईं ओर ये वाली साइड है, बाईं ओर जाएंगे तो मान घटता जाएगा। और अगर हम दाईं ओर चलेंगे, आगे की ओर चलेंगे तो मान बढ़ता जाता है। तो घटता जाता है और बढ़ता जाता है, वो दिशा आपको ध्यान रखनी है। वास्तविक संख्या रेखा पर बाईं ओर यानी आगे की ओर जाएंगे तो मान घटेगा, तो पीछे की ओर जाएंगे तो मान घटेगा, और दाईं ओर जाएंगे तो मान बढ़ेगा, आगे की ओर जाएंगे तो मान बढ़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें है वास्तविक संख्या रेखा पर लिखे पूर्णांकों के मध्य अंतराल को सुविधा अनुसार छोटा या बड़ा किया जा सकता है। वास्तविक संख्या रेखा पर जो भी अंतराल लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ 0, 1, 2, 3 ये अंतराल लिखा है, एक एक का अंतराल है। आप इसे अपनी सुविधा के अनुसार, जितने आपने जो संख्या दर्शानी है उसके अनुसार आप अंतराल को छोटा या बड़ा कर सकते हो। ओके। लास्ट है इसका 5वां पॉइंट, वास्तविक संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु वर्गमूल m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इसका एक क्वेश्चन भी बनता है। वास्तविक संख्या रेखा का जो प्रत्येक बिंदु है ना, वो एक √m के रूप का होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या होती है। ठीक है। अब आगे है हमारा अगले पेज पे वास्तविक संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को दर्शाना। वास्तविक संख्या रेखा या संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को दर्शाना कैसे दर्शाया जाता है, अलग अलग प्रकार की संख्याएं होती है, उनको कैसे हम दर्शा सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं बच्चों 1, 2, 3, 4, 5 होती है, और वो संख्याएं सीधा ही दर्शाई जा सकती है। वास्तविक संख्या रेखा पर डायरेक्टली लिखी होती है, तो संख्या रेखा पर प्राकृत संख्याओं को हम सीधे ही निरूपित कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं भी क्या होती है, 0, 1, 2, 3 होती है, वो भी हम डायरेक्टली दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं को हम सीधे ही निरूपित कर सकते हैं। अगला है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को दर्शाने का तरीका क्या होता है, ये भी वास्तविक संख्या के रेखा के ऊपर लिखी होती है, तो इनको भी हम सीधा ही दर्शा सकते हैं। संख्या रेखा पर पूर्णांक संख्याओं को हम सीधे ही दर्शा सकते हैं। माइनस वाली संख्याएं हो, चाहे 0 हो, चाहे प्लस वाली संख्याएं हो, वो जो पूर्णांक संख्याएं वो हम दर्शा सकते हैं। अब आता है अगला प्रकार, चौथा।
संख्याओं का अगला प्रकार है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं को कैसे दर्शाते हैं? परिमेय संख्याओं को दर्शाने के लिए हम कुछ प्रक्रिया अपनाते हैं। वो प्रक्रिया क्या है? अलग अलग पॉइंट आप समझिए। पहला है, सर्वप्रथम दी गई परिमेय संख्या को उचित भिन्न या मिश्रित भिन्न के रूप में लिखें। जो भी परिमेय संख्या दे रखी है उसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है। कौन सी भिन्न? या तो उचित भिन्न होनी चाहिए या फिर मिश्रित भिन्न होनी चाहिए। अनुचित भिन्न में नहीं लिखना उसे, मिश्रित या उचित भिन्न यानी सरल भिन्न या मिश्रित भिन्न के रूप में उसको दर्शाना है। दूसरा पॉइंट है, इसके पश्चात संख्या रेखा पर उन दो क्रमागत पूर्णांकों को चुने जिनके मध्य यह परिमेय संख्या आती है। जब हम संख्या को उचित भिन्न या मिश्रित भिन्न के रूप में लिख लेंगे तब हमें यह पता चल जाएगा कि यह संख्या रेखा किन दो पूर्णांकों के मध्य अवस्थित होगी, किन दो पूर्णांकों के मध्य आएगी। तो उन दोनों पूर्णांकों को हमने सिलेक्ट कर लेना है, चुन लेना है उनको। जैसे 3 सही 1/4, ये संख्या 3 और 4 के बीच आएगी। 5 सही 2/11, ये 5 से तो बड़ी है लेकिन 6 से छोटी है, तो 5 और 6 के बीच में आएगी। इस तरह से आपने सिलेक्ट कर लेना है। फिर अगला पॉइंट है, दोनों क्रमागत भागों के बीच के स्थान को दोनों क्रमागत भागों के बीच के स्थान को इस परिमेय संख्या के अपूर्ण भाग के हर के बराबर भागों में बांटें। जैसे एक संख्या है 5 सही 1/3, 1/3 या 1/4 है, तो 5 और 6 के बीच में जितनी भी जगह है, जितना भी स्थान दिया हुआ है, उसको अपूर्ण भाग 1/3 का जो हर होगा वो क्या होगा? 3 होगा। उसके बराबर हमने उसको बांट देना है। आगे हम इसका क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अपूर्ण भाग के बराबर में इसको बांट देना है। और लास्ट पॉइंट है, अब अपूर्ण भाग के अंश के बराबर भाग चुनकर चिन्ह लगाएं। इस प्रकार दी गई संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण किया जाता है। तो ये 4-5 पॉइंट आपको याद रखने हैं जब हम किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। ये आपने छोटी कक्षाओं में सारे पॉइंट पढ़े हुए हैं। 9th क्लास में परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण नहीं है, केवल अपरिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण है, वो हम आगे पढ़ेंगे। परंतु ये चीजें आपको नॉलेज में होनी चाहिए कि संख्या रेखा पर किस प्रकार से किसी वास्तविक संख्या को दर्शाया जाता है। तो देखो बच्चों, हम एक उदाहरण ले रहे हैं। यहाँ पर उदाहरण है हमारे पास 11/4 का संख्या रेखा पर निरूपण कीजिए। 11/4 को हमने संख्या रेखा पर दर्शाना है, यानी उसका निरूपण करना है संख्या रेखा पर। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले 11/4 एक विषम पूर्णांक है, अनुचित भिन्न है ये, अतः इसे मिश्रित भिन्न में बदलते हैं। तो 11 में हम 4 का भाग दे देंगे, 11/4, तो ये हमारे पास 3 शेषफल बच जाएगा, 2 इसका आंसर आ गया। अब देखो 11/4 का उत्तर जो आएगा वो 2 सही 3/4 आ जाएगा। 2 सही 3/4 आपको ये मिश्रित भिन्न में बदलना आता होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे? लिखेंगे कि यह संख्या 2 से तो बड़ी है लेकिन 3 से छोटी है, तो यह संख्या 2 व 3 के मध्य स्थित है। 2 व 3 के मध्य स्थित है। अब हम संख्या रेखा का इस तरह से दर्शाएंगे कि वहां 2 भी आ जाए, 3 भी आ जाए। तो हमने एक संख्या रेखा ले ली जिस पर बाकी के मान लिखने ज्यादा जरूरी नहीं है। 2 और 3 के बीच के गैप जो है ना, उसको दर्शाने के लिए हमने ज्यादा मान नहीं लिए। ये संख्या रेखा है। अब इस संख्या रेखा पर हमने 0 1 2 3 इस तरफ ले लिया, माइनस का मान वैसे दर्शाने के लिए ले लिया। इस संख्या रेखा पर अब हमें इस संख्या को दर्शाना है। तो आप देखो कि 2 से बड़ी संख्या है और 3/4 है। आगे अपूर्ण भाग, अपूर्ण भाग का जो हर है वो कितना है? 4, यानी इस 2 और 3 के बीच का जो गैप है वो 4 भागों में डिवाइड होगा और उसमें से 3 भागों को हमने सिलेक्ट करना है, तीसरे भाग तक जाना है। तो अपूर्ण भाग 3/4 का, जिसका अंश तो 3 है, हर 4 है। अतः 2 व 3 के मध्य अंतराल को 4 बराबर भागों में बांट कर तीसरा भाग चयन करना है। तो इस वाले गैप को हम 4 भागों में डिवाइड करेंगे। देखो ये 4 भागों में हो गया, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग। ये तो आपको यहाँ पर बराबर नहीं दिख रहे हैं तो आप इनको मान लेना कि ये बराबर ही है। बराबर बराबर डिवाइड करना है स्केल की सहायता से, ठीक है। अब हमारी जो संख्या है उस संख्या को देखिए कि 3/4 है, यानी तीसरे भाग तक पहुंचना है। 2 से आगे तीसरे भाग तक, तो हमने 1 2 3 तीसरे भाग पर यहां पहुंच गए। ये हमारा पॉइंट है जो हमें चाहिए। कौन सा? 2 से ही 3/4। और 2 से ही 3/4 ही क्या है? 11/4 है, यानी 11/4 को हमने यहां पर दर्शा दिया है। इसके बाद संख्याओं का अगला प्रकार अपरिमेय संख्याएं। इनको संख्या रेखा पर किस तरह से दर्शाया जा सकता है? तो इसकी 2 विधियां हैं बच्चों। संख्या रेखा को किसी अपरिमेय संख्या पर किसी अपरिमेय संख्या को दर्शाने की 2 विधियां हैं। पहली विधि है
वर्गमूल m को संख्या रेखा पर दर्शाना जहां m एक प्राकृत संख्या हो। m एक प्राकृत संख्या है, जैसे √2, √3, √5, इस तरह से कोई संख्या आ जाए। वर्गमूल के अंदर पूरा एक प्राकृत संख्या लिखी होती है, उसको दर्शाने के लिए क्या किया जाता है वो समझेंगे, और फिर उसका दूसरा मेथड भी समझेंगे जहां पर m क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, वो हमने बाद में देखना है। तो पहली विधि आप देखिए। अच्छा, इसमें आपको बता दूं, इसकी पूरी जो डिटेल वीडियो है अलग अलग प्रकार की संख्याओं की, मैं आपको अलग से वीडियो डाल दूंगा, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल में समझाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस वीडियो के अंदर काफ़ी कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है, फिर भी कुछ बातें आपको बता देता हूँ मेन। सबसे पहले देखो, हमने जिस भी संख्या को दर्शाना है, इसका पहला पॉइंट, सर्वप्रथम √m के लिए हम दो ऐसी संख्याओं का चयन करते हैं जिनके वर्गों का योग m के बराबर हो। ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनके वर्गों का योग m बन जाए। उदाहरण के लिए, अगर हमें वर्गमूल 2 को दर्शाना है संख्या रेखा पर, तो ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनके वर्गों का जोड़ करने पर 2 आ जाए। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। √5 के लिए देखो, √5 का 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 हो गया। इस तरह से आपको दो संख्याएं ढूंढनी है। ओके, फिर इसके बाद इसके पश्चात संख्या रेखा पर 0 से शुरू करते हुए पहली संख्या, यहां पर मैंने हिंट लिखा है, पहली संख्या को a मान लिया, दूसरी संख्या को b मान लिया। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग। तो हमने संख्या रेखा पर 0 से शुरू करते हुए पहली संख्या a के बराबर दूरी पर बिंदु a लिखने हैं, a बिंदु लिख लेना है। बिंदु a पर, दूसरा अगला पॉइंट है, बिंदु a पर एक लंबवत रेखा खींचकर, बिंदु a पर एक लंब रेखा खींचनी है और बिंदु a से दूसरी संख्या b के बराबर दूरी पर चाप AB लगाते हैं। अब दूसरी जो संख्या b है ना, उसके बराबर का चाप ले लेते हैं और o को b से मिलाकर, o को मिला देना है b से। o क्या है, हमारा प्रारंभिक बिंदु, 0 मान लो इसे या o मान लो, मिलाकर प्रकार की सहायता से OB दूरी के बराबर चाप काटते हैं। यह चाप बिंदु C की अपरिमेय संख्या वर्गमूल m का संख्या रेखा पर निरूपण है। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखो, हमने एक उदाहरण लिया है यहाँ पर, √2 का संख्या रेखा पर निरूपण। तो संख्या रेखा ये नीचे बनाई हुई है। √2 के लिए 2 क्या होगा, 1 + 1 होता है, और 1 का वर्ग हो गया और इधर भी 1 का वर्ग हो गया, यानी 1 का वर्ग करेंगे तो भी 1 ही आएगा। 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ अब हम 0 से शुरू करेंगे। 0 से हम 1 सेंटीमीटर आगे, यानी पहला जो पॉइंट होगा, 1 से 1 सेंटीमीटर की दूरी है ये। हम इस दूरी को, अंतराल को कम ज़्यादा कर सकते हैं, बताया हुआ है। ये अंतराल 1 सेंटीमीटर का है या 2 सेंटीमीटर का है या 3 सेंटीमीटर का है, लेकिन हम इसको एक इकाई मानेंगे। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो 1 है। 1 का स्क्वायर है ना, तो इस 1 के बराबर हमने दूरी ले ली और इस पॉइंट पर हमने a लिखा। ओके, अब a से हमने एक लंब रेखा ऊपर की तरफ खींच दी, ऊपर की तरफ जा रही है ये। और अब दूसरा जो पॉइंट है, यहाँ पर b का मान भी 1 है, तो 1 सेंटीमीटर, यानी जितनी ये दूरी है उतनी ही दूरी इसमें से चाप काट ली, यहाँ पे चाप लगा दिया। तो ये वाला पॉइंट हो गया b, AB चाप हो गया। ये AB हमारा, ये डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर की। अब हमें O को B से मिला देना है, तो ये मिलाने के बाद ये आ गया हमारा वर्गमूल 2। और वर्गमूल 2 ये दूरी है, इस दूरी को संख्या रेखा पे लेके आना है। तो यहाँ प्रकार रख कर और यहाँ से प्रकार की नोक रख के नीचे की तरफ लाएंगे पेंसिल को, तो इस जगह पर आकर ये टकराएगी और ये C पॉइंट ही हमारा वर्गमूल 2 का संख्या रेखा पर निरूपण है। ओके, आगे इसके बाद इसका दूसरा प्रकार, √5 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो √5 के लिए जो 5 है वो क्या होगा, 4 + 1, 4 + 1 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसमें 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2 इकाई तक चलेंगे आगे, 1 और 2 पे पहुंच गए संख्या रेखा पर। यहाँ पॉइंट A लिखा हमने और एक लंब रेखा खींची। अब हमें दूसरा जो मान है, B का मान 1 है, 1 सेंटीमीटर का चाप लगाना है। तो जितना ये चाप है प्रकार से नाप के आप इसमें से काट लोगे और यहाँ पॉइंट B लिखोगे, O को B से मिलाओगे, तो ये वर्गमूल 5 हो गया। इसको संख्या रेखा पे लाना है, तो प्रकार को खोल के यहाँ से हम नीचे की तरफ आएंगे, चाप लगाएंगे, तो ये √5 आ जाएगा संख्या रेखा पर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो संख्या है वो है √3, जिसको संख्या रेखा पर दर्शाना है। संख्या रेखा पर √3 को दर्शाने के लिए हम ले लेते हैं इसमें
2 प्लस 1, 3 को क्या लिख सकते हैं 2 प्लस 1। अब यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं हो पाया कि दो ऐसी संख्याएं मिल जाए जिनके वर्गों का योग 3 बन जाए, तो ऐसी दो संख्याएं है नहीं। तो हमने क्या किया 2 प्लस 1 लिख दिया। एक का तो वर्ग हो सकता है, 2 को हमने √2 मान लिया। √2 का वर्ग 2 होता है, √2 का वर्ग 2। तो पहला हमारा अब इसमें दो कार्य हो गए। पहले हम इसमें क्या दर्शाएंगे, पहले हम √2 को संख्या रेखा पर दर्शाएंगे, फिर √2 जब आ जाएगा फिर उसके बाद फिर अब आगे चलेंगे। देखो √2 को संख्या रेखा पर दर्शाना हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था। तो पहले हम 0 से 1 सेंटीमीटर आगे चले, फिर 1 से हमने इसको A पॉइंट नाम दिया, A से हमने एक लंब रेखा खींची, उसमें से 1 सेंटीमीटर का चाप लगाया, तो ये √2 बन गई, ये वाली लाइन, ये √2 है। √2 हमने यहाँ लिखा, √2 यहाँ से चाप लेकर आए तो यहाँ बन गया। तो O से लेकर C तक की ये जो दूरी है ना, ये √2 है, तो ये वाली दूरी हमें मिल गई। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला जो मान होगा, एक इकाई का यहाँ से हमने लंब खींचना, तो लंब हमने पहले रेखा खींची, उसमें से 1 सेंटीमीटर का हमने चाप काटा, ये D पॉइंट दे दिया आगे नाम, ABCD कंटिन्यूटी में, तो D पॉइंट को हमने O से मिला दिया, तो ये हमारी दूरी हो गई √3, ये √3 हो गया। √3 यहाँ पर ये वाली पूरी दूरी है, इसको हम नीचे लेकर आएंगे, इस जगह पर आकर ये मिलेगी, और ये वाला पॉइंट हमारा संख्या रेखा पर √3 का निरूपण हो गया। ठीक है बच्चों, आगे इसके बाद हमारा अगला प्रकार है संख्या रेखा पर √m को संख्या रेखा पर दर्शाना, जहां m एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या यानी वो बटा में भी हो सकती है, पॉइंटों में भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की संख्या हो सकती है परिमेय संख्या। केवल प्राकृत संख्या हम पिछली तरह से दर्शाएंगे, अगर पॉइंटों में आती है संख्या तो हम इस तरह से दर्शाएंगे। इसमें हम 7 पॉइंटों को फॉलो करेंगे। पहला पॉइंट है, सर्वप्रथम एक रेखा AB बराबर m सेंटीमीटर खींची, जो भी वर्गमूल में जितना भी लिखा होगा उतनी हमने एक रेखा खींच देनी है। AB यानी जो m सेंटीमीटर की दूरी है उसमें 1 सेंटीमीटर जोड़ देना है, और रेखाखंड AC प्राप्त कर लेना है m + 1 सेंटीमीटर का, m + 1 सेंटीमीटर का। जितनी हमने यहाँ जैसे मान लो यहाँ अंडर के अंदर 5.2 लिखा हुआ है, तो 5.2 का हमने AB रेखाखंड खींचा, उसमें 1 और जोड़ दिया, यानी 5.2 में 1 जोड़ने पर 6.2 बन गया। आगे बढ़ाते हुए उस रेखाखंड को हमने 6.2 सेंटीमीटर पर C पॉइंट लगा दिया। ओके, तो AC रेखाखंड हमें प्राप्त हुआ। अब AC रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करना है, हम उन्हें उसको प्रकार की सहायता से ऊपर नीचे चाप लगाकर उसका मध्य बिंदु प्राप्त कर लेना है लंब समद्विभाजन करते हुए। अब O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचना है। OC त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा जाएगा। AC रेखाखंड था, उसका मध्य बिंदु O है, तो O से हम चाहे तो OA त्रिज्या मान लो, चाहे OC त्रिज्या मान लो, बराबर ही होएगा। O से A की दूरी और O से C की दूरी बराबर है, तो OA या OC त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचेंगे। अब जो हमारा शुरू में बिंदु B था, हमने 5.2 सेंटीमीटर जैसे अपने एग्जांपल लिया था, उसमें 5.2 सेंटीमीटर पर एक पॉइंट लिया था, तो B बिंदु पर एक लंब रेखा खींची हमने, और लंब रेखा खींचेंगे तो वो पता ही है कि अर्धवृत्त को काटेगी, तो D बिंदु पर उसने काट दिया। अब O बिंदु से OD के बराबर चाप काटा, जो क्षैतिज रेखा पर बिंदु E पर मिलता है। O से हमने O से D को मिला दिया, और OD के जितनी प्रकार खोल के नीचे की तरफ आए, और ये E बिंदु पर आकर संख्या रेखा को इसने काट दिया। यह BE दूरी ही √m को दर्शाती है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर एग्जाम्पल है हमारे पास, वर्गमूल में 9.3 सेंटीमीटर 9.3 √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो सर्वप्रथम एक रेखा AB हमने 9.3 सेंटीमीटर की खींची, फिर हमने AB को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाते हुए AC बराबर 10.3 सेंटीमीटर प्राप्त किया। फिर AC का लंब समद्विभाजन किया, और लंब समद्विभाजन बिंदु O को केंद्र मानकर OC त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा। फिर बिंदु B पर एक लंब रेखा खींची, जो अर्धवृत्त को D बिंदु पर काटती है। B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या का चाप खींचिए, जो बढ़ी हुई AC को बिंदु E पर काटती है। यहां पर मैंने O लिख दिया, ये B को लिखना है, ठीक है। यहां पर हमने किसको मानना है, O को नहीं मानना, यहां B लिखो, ठीक है। BD के बराबर चाप काटना है हमने, ठीक है। B को हमने केंद्र मान लिया, और B को केंद्र मानकर BD त्रिज्या का चाप खींचिए, जो बढ़ी हुई AC को बिंदु E पर काटती है। यह BE दूरी ही अभिष्ट संख्या
अंडर रूट 9.3 को दर्शाती है। अब इसका एक डायग्राम भी आप समझ लीजिए। देखो सबसे पहले मैंने ओ ए बिंदु से लेकर बी बिंदु तक की दूरी 9.3 सेंटीमीटर खींची। अब इसको 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ा दिया, यानी ये बी से आगे सी सेंटीमीटर की दूरी को 1 सेंटीमीटर आगे बढ़ाया तो सी पॉइंट प्राप्त कर लिया। और सी पॉइंट हमने ए सी को टोटल 10.3 सेंटीमीटर मान लिया। अब जब हम प्रकार से ए सी रेखाखंड का समद्वि भाजन करेंगे, प्रकार यहाँ रख के चाप काटेंगे, इधर से चाप काटेंगे, ऐसे नीचे चाप काटेंगे, तो ये लंब समद्विभाजक रेखा हमें प्राप्त होगी और ये पॉइंट हमारा ओ पॉइंट आ जाएगा। अब ओ पॉइंट को लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, बी पॉइंट ले लेंगे और बी पॉइंट पर हम एक लंब रेखा खींच देंगे, लंब रेखा खींचेंगे। और ये लंब रेखा आप प्रकार से खींच सकते हो, 90 डिग्री का कोण आप डी से भी बना सकते हो। और ये लंब रेखा खींचने के बाद अब इसने डी पॉइंट पर इसको काट दिया, यहाँ पे काटा है ना, तो प्रकार यहाँ रखकर और ऐसे हम अपने आगे चलेंगे इसको। और ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट से हम प्रकार को ऐसे लेके आएंगे नीचे, तो यहाँ ई पॉइंट पे 9.3 सेंटीमीटर मिल जाएगा आपको। ओके, ये कॉन्सेप्ट है, आप समझ लेना इसको। अच्छा, वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो हम इसके जो बाकी के जो कॉन्सेप्ट वाले पॉइंट है वो अगले पार्ट में करेंगे, अगले वीडियो में कर लेते हैं। आपको सारी चीजें डिटेल में समझाने का प्रयास रहेगा, तो आप वो वाले पॉइंट जो हैं बाकी रह गए अगले पार्ट में हम करेंगे। टेक केयर, बाय बाय।